नमस्कार। राज स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं निर्मल प्रकाशन बुक का क्लास 11 का ज्योग्राफी, जो सेमेस्टर 1 का है, चैप्टर 1। ठीक है, तो चैप्टर 1 को आज हम लोग ज्योग्राफी चैप्टर 1 का जो MCQ है निर्मल प्रकाशन बुक का, उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ये जो बुक आपका चल रहा है निर्मल प्रकाशन का, इसी को आज हम लोग चैप्टर 1 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए। और मैंने एक वीडियो बनाया है चैप्टर ज्योग्राफी का चैप्टर 1 का, वो जा कर के आप लोग वीडियो को एक बार आप लोग जाके देख लीजिएगा। मानव भूगोल और भौतिक भूगोल से संबंधित बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट को मैंने वहाँ पे बताया है, और वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे वो सारे प्रश्न भी दिए गए हैं, तो आप अगर वहाँ से आप लोग एक बार उसको देख लेते हैं तो प्रश्नों को सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, और वैसे भी मैं अभी बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा। एक बार आप वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, और वीडियो को अच्छे से देखिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, हम सारे जितने भी विषय हैं सारे को मैं वीडियो बना कर लगातार मैं अपलोड करता रहूँगा, और आपको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो हमारा आंसर होगा इराटोस्थनीज ने। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, किस खगोल शास्त्री ने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी गतिशील है? तो एक है निकोलस कोपरनिकस और दूसरा है आर्यभट्ट। ठीक है, तो दोनों आंसर सही होंगे। ठीक है, तो दोनों आंसर सही होंगे। बस निकोलस कोपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है या घूमती है। ठीक है, और आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गतिशील है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही आंसर सही होंगे। कोई यहाँ पे आर्यभट्ट सही मानता है तो कोई निकोलस कोपरनिकस, तो हम दोनों ही को लेके चलते हैं। आपको जो सही लगे, आपके स्कूल में जो सर बोले वही सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें उतना तर्क करने का बात नहीं है। निकोलस कोपरनिकस भी सही है और आर्यभट्ट भी सही है, दोनों ही सही है अपने अपने जगह पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आते हैं। ठीक है, तो किस प्राचीनतम साहित्य में, अगर क्वेश्चन नंबर 2 में अगर किसी प्रकार का डाउट हो रहा है तो यहाँ पे लीजिए ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आर्यभट्ट को सही मार दीजिएगा। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, किस प्राचीनतम साहित्य में पर्यावरण एवं जलवायु दशाओं का विवरण मिलता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाँ, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस भूगोल शास्त्री ने सर्वप्रथम अक्षांश एवं देशांतर का प्रयोग करके विश्व मानचित्र तैयार किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा टॉलमी। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा टॉलमी। किस दार्शनिक ने सर्वप्रथम पृथ्वी के आकार एवं परिमाण की परिकल्पना प्रस्तुत की? तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, थैल्स। ठीक, ऑप्शन हो जाएगा हमारा थैल्स। ठीक है, उसके बाद देखिए, पहला व्यक्ति जिसने पृथ्वी की परिधि को मापा, तो किसने पृथ्वी की परिधि को मापा? तो एराटोस्थनीज ने पृथ्वी की परिधि को मापा। ठीक है, यहाँ नजर नहीं आ रहा, माप के चाहेंगे दोस्तों। देखिए बच्चों, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, पहला व्यक्ति जिसने पृथ्वी की परिधि को मापा
वो कौन था? एराटोस्थेनीज। यहाँ तक क्लियर है, हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की और। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 आ गया। भूगोलवेत्ता एवं दार्शनिक जिन्होंने सर्वप्रथम पृथ्वी की उत्पत्ति का वैज्ञानिक विश्लेषण किसने दिया? तो हमारा आंसर हो जाएगा कांट, ऑप्शन सी कांट। कांट ने वैज्ञानिक विश्लेषण किया था, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8, डाई इड कुड्डे के रचनाकार है कार्ल रीडर, ठीक है। उसके बाद देखिए 9 नंबर, भौतिक भूगोल की विषय वस्तु है। यही मैंने अपने वीडियो में एक वीडियो बनाकर अपलोड किया हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे आप जा कर के इसको देख लीजिएगा। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, भौतिक भूगोल के अंतर्गत आने वाले कितने शाखाएं हैं और मानव भूगोल के अंतर्गत आने वाले कितने शाखाएं हैं। वैसे भूगोल के मुख्य रूप से 2 शाखाएं हैं, एक है आपका भौतिक भूगोल, दूसरा है आपका मानव भूगोल। और इस भौतिक भूगोल के अंतर्गत बहुत सारे शाखाएं हैं, ठीक है, ठीक। और उसी तरह मानव भूगोल के अंतर्गत बहुत सारे शाखाएं हैं। मानव से संबंधित होगा, भौतिक भूगोल में नेचर से संबंधित होगा, जो प्राकृतिक होगा, ठीक है। उसमें मानव का किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं होगा भौतिक भूगोल में। लेकिन मानव भूगोल में क्या होगा? हर तरफ से लाभ मानव को ही होगा, ठीक है। तो भौतिक भूगोल की विषय वस्तु कौन सी है? तो आप इसमें से बताइए भौतिक भूगोल की विषय वस्तु क्या होनी चाहिए। तो देखिए भू आकृति विज्ञान, क्या भू आकृति विज्ञान, ये वाला भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान क्या हो जाएगा? भौतिक भूगोल की विषय वस्तु है। भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्थल स्वरूपों का, पृथ्वी के स्थल स्वरूपों का, जैसे उनके पृथ्वी के स्थल स्वरूपों में आ जाएगा उनके आकार, ठीक है, उसका निर्माण, उसका क्षय, इन सब का अध्ययन भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। कहीं भी धरातल समान नहीं है, कहीं पे धरातल उठा हुआ है, तो कहीं पे समतल है, कहीं पर्वत है, कहीं मैदान है, ठीक है, कहीं पे धरातल पूर्ण रूप से पठार है, कहीं पे पठार, पर्वत, मैदान, ठीक है। धरातल का कोई एक समान स्वरूप तो नहीं है। तो वो सारा अध्ययन कहाँ पे होगा? भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत। और भू आकृति विज्ञान भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया ये। उसके बाद आएंगे 10 नंबर, यहीं पर हम बता, पर्यावरण भूगोल हो गया। आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल मानव भूगोल के अंतर्गत आता है, क्योंकि आर्थिक लाभ किसको होता है? मानव को होता है। तो आर्थिक जितना भी, और आर्थिक भूगोल, आर्थिक मतलब जितना भी आर्थिक लाभ किसको होगा? मनुष्य को होता है। तो आर्थिक भूगोल किसके अंतर्गत आता है? मानव भूगोल। राजनीतिक, राजनीति में कौन कैंडिडेट खड़ा होता है? कौन खड़ा होता है? कैंडिडेट। और वो कैंडिडेट कौन होता है? मानव होता है। तो राजनीतिक भूगोल भी मानव के अंतर्गत आएगा, आर्थिक भूगोल भी मानव के अंतर्गत आता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए मानव भूगोल, मानव भूगोल की प्रमुख शाखा है जलवायु भूगोल। जलवायु विज्ञान है? नहीं है। मृदा नहीं है। आर्थिक भूगोल है। देखिए आर्थिक भूगोल अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, आर्थिक भूगोल, ठीक है। 1 मिनट, नजर नहीं आ रहा है, पढ़ाने के जोश में मैंने देखा नहीं, बच्चों माफ कीजिएगा। अब देखिए मानव भूगोल, मानव भूगोल, मानव भूगोल के अंतर्गत कौन सा भूगोल आएगा? तो आर्थिक भूगोल, ठीक है। क्यों? आर्थिक लाभ किसको होता है? मानव को होता है, ठीक है। अब देखिए जलवायु विज्ञान किसके अंतर्गत आता है? भौतिक भूगोल के अंतर्गत। जलवायु विज्ञान भौतिक भूगोल के अंतर्गत। मृदा भौतिक भूगोल के अंतर्गत। भू आकृति अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, भू आकृति भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है, लेकिन आर्थिक भूगोल मानव भूगोल के अंतर्गत। हमारा आंसर हो जाएगा आर्थिक भूगोल। और इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए जलवायु विज्ञान में हम लोग किसके अंतर्गत, किसका अध्ययन करते हैं? तो जलवायु में कौन कौन आ जाए? मौसम का। तो मौसम विज्ञान किसके अंतर्गत होता है, या मौसम का अध्ययन हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं? तो जलवायु विज्ञान के अंतर्गत। और जलवायु विज्ञान भौतिक भूगोल की शाखा है, याद रखिएगा, ठीक है। और मृदा भूगोल का मतलब, मृदा मतलब मिट्टी, मृदा भूगोल का मतलब मिट्टी का अध्ययन हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं? तो मृदा
भूगोल के अंतर्गत, और मृदा भूगोल जो है वो भी भौतिक भूगोल का एक शाखा है। ठीक है, भू आकृति अभी हम लोगों ने पढ़ा, भू आकृति में स्थल स्वरूपों का वर्णन करते हैं, उसके आकार, उसका निर्माण, उसका क्षय, ये सारे भू आकृति के अंतर्गत आता है। भू आकृति भौतिक भूगोल के अंतर्गत आने वाला एक भूगोल का एक शाखा है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी प्रकार का संचय तो नहीं हुआ ना? अपने मन में कोई डाउट तो नहीं ना है? देखिए, मानव भूगोल का शाखा कौन सा आप बताइए? तो आर्थिक भूगोल हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अब देखिए भौतिक भूगोल की शाखा जिसमें विभिन्न प्रकार के स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति, विकास, क्षय का अध्ययन किया जाता है, क्या हो जाएगा अभी बताइए? थोड़ा देर पहले हम बताए थे, क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, बताइए तो क्या हो जाएगा? भू आकृति विज्ञान, भू आकृति विज्ञान होगा ना? भू आकृति विज्ञान में ही ना स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति, विकास, क्षय का अध्ययन किया जाता है। भू आकृति का मतलब होता है पृथ्वी में जो भी अंदर में हम लोग धरातल के अंदर में पाए जाने वाले जो भी आकृति है वो एक समान नहीं है। कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं धारातल है, कहीं समतल है, कहीं उबड़ है, कहीं खाबड़ है, कहीं मैदान भाग है, तो कहीं पठार है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? माफी चाहेंगे। अब देखिए यहां तक हो गया क्लियर। उसके बाद देखिए मानव भूगोल। मानव भूगोल के संस्थापक है तो कौन है? रेट जेल। मानव भूगोल के संस्थापक कौन है? रेट जेल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए भौतिक भूगोल की जिस शाखा में मिट्टी की उत्पत्ति तथा संरचना, उसकी विवेचनाओं का अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है। बताइए मिट्टी से संबंधित अध्ययन कहाँ पे किया जाता है? बताइए मिट्टी से संबंधित, आप ही बताइए। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए इसमें कौन सा सही है? मिट्टी से संबंधित अध्ययन, मिट्टी से संबंधित उत्पत्ति, संरचना एवं उनकी विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। बताइए कौन सा सही होगा? पर्यावरण भूगोल, जैव भूगोल, संसाधन भूगोल या मृदा भूगोल? तो हमारा आंसर हो जाएगा मृदा भूगोल। ठीक है, क्लियर है ना? मिट्टी से संबंधित अध्ययन मृदा भूगोल। अगर आपसे पूछे जल से संबंधित अध्ययन तो जल विज्ञान। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं क्वेश्चन के माध्यम से पूरे चैप्टर को आपको समझाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, और शाखा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिए विज्ञान की एक शाखा, ठीक है, जिसमें जलमंडल का अध्ययन किया जाता है। तो किसमें जलमंडल का अध्ययन किया जाता है? जलवायु विज्ञान में, पर्यावरण विज्ञान में, जल विज्ञान में या जैव भूगोल में? बताइए। तो जलमंडल में ही ना जल का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, जनसंख्या भूगोल का नजदीकी संबंध है। देखिए डेमोग्राफी का मतलब ही होता है जनांकीय विज्ञान या जनसंख्या भूगोल। ठीक है, तो यहाँ डेमोग्राफी या जनांकीय विज्ञान हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, वह वह विषय जिसमें आर्थिक भूगोल का गहरा संबंध है। बताइए आर्थिक भूगोल से संबंधित कौन सा है? अर्थशास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, समाज शास्त्र? तो जाहिर सी बात है कि आर्थिक भूगोल के बारे में बोला तो अर्थशास्त्र हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर कट। उसके बाद देखिए, हाँ, आधुनिक भूगोल के जनक कौन है? आधुनिक भूगोल के जनक है हमारे हम्बोल्ट। ठीक है, हम्बोल्ट आधुनिक भूगोल के जनक है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से भूगोल की किस शाखा का संबंध राजनीतिक शास्त्र से है? तो बताइए राजनीतिक शास्त्र से किसका संबंध है? राजनीतिक भूगोल। और राजनीतिक भूगोल मानव भूगोल का ही एक भाग है, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, भूगोल में मानचित्र अंकन को कहते हैं कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी, भूगोल में मानचित्र अंकन को कार्टोग्राफी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सामाजिक भूगोल की विषय वस्तु नहीं है? ठीक है, समाज में क्या नहीं होना चाहिए? बताइए। समाज में दहेज प्रथा नहीं होना चाहिए, अपराध है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा दहेज प्रथा। ठीक है, उसके बाद देखिए
निम्नलिखित में से किस विषय को विज्ञान की जननी के रूप में जाना जाता है? वो हो जाएगा भूगोल। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भूगोल। भूगोल हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो 22 नंबर में आइए, भूगोल पृथ्वी का विज्ञान है, किसने कहा था? कार्ल रीडर ने। कार्ल रीडर ने भूगोल पृथ्वी का विज्ञान है, रीटर ने कहा था। आंसर सही है। ठीक है, उसका 23 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ जाएंगे कि निम्नलिखित में से किसे व्यक्ति भूगोल के जनक के रूप में जाना जाता है? किसे व्यक्ति भूगोल के जनक के रूप में जानते हैं? व्यक्ति भूगोल के जनक के रूप में हमें किसे जानते हैं? तो एराटोस्थेनीज को जानते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, भौतिक भूगोल विश्वकोश तैयार करने वाला भूगोल वेता का नाम है स्ट्रैबो। स्ट्रैबो ने भौगोलिक विश्वकोश तैयार किया था। ठीक है, उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन में आइए, भूगोल वेता एवं दार्शनिक जिसने सर्वप्रथम मापक की सहायता से विश्व मानचित्र तैयार किया था, तो वो कौन है? अनेक्जीमेंडर। वो कौन है? अनेक्जीमेंडर। अनेक्जीमेंडर ने सर्वप्रथम मापक यानी स्केल की सहायता से विश्व मानचित्र तैयार किया था, अनेक्जीमेंडर ने। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, कॉस्मोस पुस्तक के रचनाकार हैं। कॉस्मोस पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो हम्बोल्ट सर है। ठीक है, हम्बोल्ट सर ने कॉस्मोस पुस्तक की रचना किए हैं। ठीक है, या रचनाकार है हम्बोल्ट सर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए 27 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन जैव भूगोल का विषय वस्तु नहीं है? देखिए, नहीं है, यहाँ क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा आप लोग, नहीं शब्द बोला है, यानी कि 3 है, एक नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो देखिए, सबसे पहले मानव परिस्थितिकी, ठीक है, उसके बाद वनस्पति भूगोल, उसके बाद मृदा विज्ञान, उसका पर्यावरण भूगोल। तो कौन सा नहीं है? तो मृदा विज्ञान नहीं है हमारा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में है हमारा, निम्नलिखित में से किसका संबंध डेमोग्राफी, हाँ डेमोग्राफी यानी कि जनांकी से है, मतलब जनगणना से बता रहा है। ठीक है, क्या माने? जनसंख्या से बता रहा है। तो जनांकी से है, मतलब डेमोग्राफी की बात कह रहा है, तो वो हो जाएगा हमारा जनसंख्या। जनांकी मतलब जनसंख्या से संबंधित होता है, तो हमारा ऑप्शन सी जनसंख्या सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए खगोल शास्त्री जिसने सर्वप्रथम यह कहा था कि पृथ्वी गतिशील है, वही क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन जो पढ़े वही रिपीट किया है यहाँ पे। ठीक है, तो उसका भी आंसर दोनों ही है। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन मत हो जाइएगा, वहां पर निकोलस कोपरनिकस था और यहाँ पे देखिए कोपरनिकस है। ठीक है, तो कंफ्यूजन मत होइएगा। आर्यभट्ट अगर सही मन करे तो आर्यभट्ट मारिए, कोपरनिकस बोले तो कोपरनिकस, लेकिन आर्यभट्ट सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए खगोल शास्त्र जिसने न्यूटन के पहले गुरुत्वाकर्षण की व्याख्या थी, सबसे पहले किसने गुरुत्वाकर्षण की व्याख्या दी? तो हम लोग जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण की व्याख्या न्यूटन सर ने दिया है, लेकिन न्यूटन सर से पहले भी एक थे भास्कराचार्य जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण की व्याख्या की थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो न्यूटन से पहले किसने गुरुत्वाकर्षण की व्याख्या की थी? तो भास्कराचार्य ने। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग 31 नंबर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। 31 नंबर में है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल की शाखा है? तो कौन सा मानव भूगोल की शाखा है? कृषि। कृषि कौन करता है? मानव करता है, तो कृषि भूगोल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए भूगोल का क्षेत्रीय दृष्टिकोण किसके द्वारा खोजा गया है? हम्बोल्ट सर के द्वारा। ठीक है, क्षेत्रीय दृष्टिकोण हम्बोल्ट जी ने खोजा है। उसके बाद देखिए जियोग्राफी शब्द निम्नलिखित में किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? तो ग्रीक भाषा से। ठीक है,
ज्योग्राफी शब्द ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ है। यहाँ तक क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित निम्न में से आप भूगोल को किस प्रकार के विषय में शामिल करेंगे? तो हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ आंसर दिया हुआ है, संश्लेषणात्मक के अंतर्गत सारे विषयों का अध्ययन किया जाता है ज्योग्राफी के अंतर्गत, इसलिए संश्लेषणात्मक इसे कहा जाता है। संश्लेषण आत्मक विषय के रूप में हम ज्योग्राफी को देखते हैं कि सारे विषय को मिलाकर पढ़ा जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन इनमें से किसके अंतर्गत किया जाता है? तो जैव मंडल के अंतर्गत। ठीक है। जैव मंडल में क्या है? जीव जंतु सभी का अध्ययन किया जाता है जैव मंडल के अंतर्गत, जीव जंतु वनस्पति, तो वो पारिस्थितिक के अंतर्गत आ जाता है, हमारा इको सिस्टम के अंतर्गत आता है ना, इसीलिए हम लोग इको सिस्टम के अंतर्गत बायोस्फीयर यानी कि जैव मंडल को हम लोग पढ़ते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 35 तक सॉल्व किया है। ये हमारा एमसीक्यू था, बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न को हम लोगों ने आज सॉल्व किया है। हम लोग कल फिर इसके आगे सही गलत को देखेंगे। ठीक है। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं फिर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। और मेरे यूट्यूब चैनल पे और भी सारे हिस्ट्री के कुछ वीडियो बने हुए हैं, जाकर के देख लीजिए, सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ठीक है। जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप लोग का एग्जाम 8 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। अगर किसी प्रकार का अगर दिक्कत हुआ हो या समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको समाधान करने का भरपूर कोशिश करूँगा। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।